हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत सिटीजनशिप एक्वायर करने के क्या प्रावधान है वो देखेंगे। एक्चुअली भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस थी, उस दिन जो लोग थे उसमें से कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है वो दिया हुआ है। लेकिन उस 26 जनवरी 1950 के बाद क्या रहेगा, जो बाद में पैदा हुए लोग हैं वो नागरिक कैसे बनेंगे, होंगे नहीं होंगे, ये नहीं दिया है। उसके लिए आर्टिकल 11 में उन्होंने एम्पावर कर दिया है पार्लियामेंट को कि वो एक कानून बना करके ये सारे प्रावधान उसमें डाले कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये 5 तरीके हैं इंडिया की सिटीजनशिप लेने के। एक है बाय बर्थ, एक है बाय डिसेंट सेक्शन 4 में, बाय बर्थ सेक्शन 3 में, बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 में, बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 में और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी सेक्शन 7 में। ठीक है, तो ये तरीका दिया है। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। सेक्शन 3 सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो बच्चे इंडिया में पैदा हुए उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। सिटीजनशिप बाय बर्थ, अगर उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले की है तो वो इंडिया में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। उसे कोई और कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 को है या उसके बाद है, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले की है, तो उसको अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसका कोई भी एक पेरेंट्स उसके जन्म के समय कोई भी उसका एक माता पिता में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजन हो जाएगा और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद की है तो वो अगर इंडिया में पैदा हुआ है और उसके जन्म के समय या तो उसके दोनों माता पिता इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इंडिया में पैदा हुआ है और उसके दोनों माता पिता इंडिया के सिटीजन है तब वो भारत का नागरिक हो गया। या फिर वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसका एक माता पिता में से एक इंडिया के सिटीजन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है। माता पिता में से एक इंडिया का सिटीजन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो फिर वो बच्चा इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट सेक्शन 4 में। डिसेंट का मतलब कि आपके माता पिता की, आपके ग्रैंडमदर की सिटीजनशिप के हिसाब से आपके बच्चे का सिटीजनशिप डिसाइड करना। तो जैसे कुछ बच्चे पैदा हुए विदेश में लेकिन वो इंडियंस के बच्चे हैं, उनका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर किसी देश में है, तो उसके केस में क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ये डायग्राम्स के माध्यम से समझाया गया है। सेक्शन 4 में सिटीजनशिप बाय डिसेंट फॉर पर्सन्स बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर वो बेबी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद पैदा हुआ है लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हुआ है तो उसके और अगर उसके मदर फादर नहीं कह रहे हैं, फादर इंडिया के सिटीजन है उसके जन्म के दिन, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए पिताजी भी बाय डिसेंट ही नागरिक बने थे, इसी सेक्शन के अंतर्गत नागरिक बने थे पहले कभी, तो उस केस में उसको इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा बच्चे के जन्म का, तब वो बच्चा भारत का नागरिक बनेगा। और वो 1 साल कब से काउंट होगा, डेट ऑफ बर्थ या फिर कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 व्हिचएवर इज लेटर। हालांकि ये 1 साल का पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के एक्सटेंड भी हो सकता है, या तो वो रजिस्ट्रेशन कराए और या फिर अगर उसके फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है,
वो भले ही उसके फादर सिटीजन बाय डिसेंट थे, तब भी वो नागरिक हो जाएगा बिना रजिस्ट्रेशन कराए अगर उसके फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है। अच्छा, अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10 दिसंबर 1992 के बाद है, या 10 दिसंबर 1992 को है या उसके बाद है, तो फिर उस केस में अगर उसके माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, भले ही वो भारत के बाहर पैदा हुआ है। और अगर कोई एक नागरिक तो है लेकिन बाय डिसेंट है, इसी सेक्शन के अंतर्गत उसको नागरिकता मिली थी, तो फिर उस केस में बच्चे को कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी। उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर। 1 साल कब से काउंट होगा? डेट ऑफ बर्थ से, या फिर 10 दिसंबर 1992 से, विच एवर इज लेटर। ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के। या तो वो रजिस्ट्रेशन करा ले, या फिर उसका कोई एक पेरेंट, माता या पिता में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो उस समय, उसके जन्म के दिन, तो भी तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरा कर देगा तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो सिटीजन, मदर या फादर सिटीजन बाय डिसेंट थे, ठीक है। अगर नॉर्मल सिटीजन है तो फिर वो उनको ये सब कंडीशंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन थर्ड ऑप्शन है। तो सिटीजन, कोई व्यक्ति बाहर का नागरिक है और वो इंडिया का नागरिकता लेना चाहता है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा करके इंडिया का सिटीजन बन सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए और ऑलरेडी भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन लोग हैं जो ले सकते हैं सिटीजनशिप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करा करके? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडिया में 7 साल तक रिजाइड किए हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, जिस दिन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उससे पहले 7 साल तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। A person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India. अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो वो भी अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करा करके नागरिक बन सकते हैं। A person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. क्योंकि कोई पर्सन एक इंडियन सिटीजन से मैरिड हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया में 7 इयर्स के लिए, जिस दिन अप्लाई किया है उससे पहले, वो भी अप्लाई कर सकता है। माइनर चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन हुआ सिटीजन ऑफ, जो इंडियन सिटीजन है उनके माइनर चिल्ड्रेन अगर नागरिक नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन से नागरिक बन सकते हैं। A person of full age and capacity whose parents are registered as citizen of India under point A above or under section 6(1) by, that is by naturalization. अगर पॉइंट ए के अंतर्गत कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराया है और उसका बच्चा मेजर है तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना नागरिकता के लिए। अगर कोई बालिग व्यक्ति है और उसके कोई भी एक पेरेंट, माता पिता में से कोई भी, who was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before marriage. अगर कोई बालिग व्यक्ति है और उसके पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months, तो फिर वो भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, कोई एक व्यक्ति जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है 5 साल से और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है 12 महीने तक, तो फिर वो भी अप्लाई कर सकता है इंडिया का सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग, ये जो 12 महीने की कंडीशन बताई गई थी, ये गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती है अप टू 30 डेज ओनली, 30 दिन तक के लिए रिलैक्स कर सकती है।
अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हम लोग डिस्कस किए, वो कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है? एक तो ही हैज रिजाइडेड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग, ये अपने इस दिन एप्लीकेशन दिया है उससे 12 महीने पहले तक थ्रू आउट कंटिन्यूसली इंडिया में रहा हो, और और उससे पहले के 8 साल, उस 12 महीने के पीरियड से पहले के 8 साल में वो कम से कम 6 साल इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो पहले तो एप्लीकेशन देने वाले दिन से 12 महीने तक वो रहा हो, पहले उससे पहले 12 महीने तक इंडिया में कंटिन्यूसली रहा हो, और उस 12 महीने से पहले के 8 साल में वो कम से कम 6 साल रहा हो। इंडियन ओरिजिन जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, इंडियन ओरिजिन का होगा तो हो जाएगा। वो कौन होते हैं? या तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो तो वो इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा, या फिर उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो तो भी वो इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। ठीक है, और अगर कोई किसी को ये रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलती है तो उसको एक शपथ लेनी होती है, उसके बाद ही नागरिकता कंफर्म होती है। और जब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश की जरूरत पड़ेगी, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप बनने के लिए, कौन है वो लोग? अ पर्सन हु हैज रिनाउंस्ड हिज इंडियन सिटीजन, किसी ने अपने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया था तो फिर दोबारा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको जरूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश की। अ पर्सन हु हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज इंडियन सिटीजनशिप, इसको इंडियन सिटीजनशिप से हटा दिया गया था, जिसका टर्मिनेट कर दिया गया था इंडियन सिटीजनशिप, वो भी उसको भी लेने के लिए भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश की जरूरत पड़ेगी। वो कब से भारत का नागरिक माना जाएगा? जिस दिन वो उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है उस दिन से भारत का नागरिक माना जाएगा। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 में भी दिया हुआ है। तो नेचुरलाइजेशन इज अ लीगल प्रोसेस, नेचुरलाइजेशन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ नॉन सिटीजन इन अ कंट्री में एक्वायर सिटीजनशिप और नेशनलिटी ऑफ दैट कंट्री। फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, एक तो उस पर्सन को फुल एज का होना चाहिए, 18 साल से का ऊपर होना चाहिए, और उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो उसके बाद एक ओथ लेना होगा, तो फिर वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो बन जाएगा भारत का नागरिक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये संतुष्ट है कि एप्लीकेंट के पास सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है थर्ड शेड्यूल में, वो भी हम देखेंगे क्या क्या है थर्ड शेड्यूल में कंडीशन, तब उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, तो ये ओथ ले लेगा तो वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद। अच्छा, जो थर्ड शेड्यूल में जो कंडीशंस दी गई हैं उसमें से थोड़ी बहुत कंडीशंस गवर्नमेंट चाहे तो डिजर्विंग केसेस में वेव भी कर सकती है। अच्छा, क्या क्या कंडीशंस हैं थर्ड शेड्यूल में सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन देने के लिए? एक तो वो व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पे सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन बनने का प्रावधान नहीं है। अगर किसी ऐसे देश का नागरिक है जहां बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बनने का प्रावधान नहीं है, तो हमारा देश भी उसको अलाउ नहीं करेगा अपने यहाँ सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन बनने के लिए, और उसको अपने देश की नागरिकता छोड़ने का शपथ देना होगा कि हम अपने देश की नागरिकता छोड़ देंगे अगर हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। और जिस दिन उसने अप्लाई किया है उस दिन से 12 महीने तक वो इंडिया में होना चाहिए था कंटिन्यूअसली, या तो वो इंडिया में रहा हो, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहा हो, या पार्टली इंडिया में रहा हो, पार्टली इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहा हो 12 महीने तक लगातार। और उस 12 महीने के पीरियड से पहले के 14 साल में हम चेक करेंगे कि वो इंडिया में रहा है कि नहीं।
उस 12 महीने के पीरियड से पहले के 14 साल में हम चेक करेंगे, या तो वो इंडिया में रहा हो, या इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विस में रहा हो, या फिर पार्टली इंडिया में रहा हो और पार्टली इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहा हो। और ये कम से कम 11 साल होना चाहिए। 12 महीने में तो वो इंडिया में रह ही रहा हो, उसके 12 महीने के पहले के 14 साल में देखेंगे कि वो एटलीस्ट 11 साल तक इंडिया में रहा हो, या इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहा हो, या पार्टली इंडिया में रहा हो, पार्टली इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहा होगा। इतना 11 साल मिनिमम होना चाहिए। उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और जो हमारे 8 शेड्यूल में भाषाएं दी गई हैं उनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन उसको ग्रांट किया जाएगा, अगर उसकी इच्छा है इंडिया में रहने की, और या फिर एक सर्विस में एंटर करना चाहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर, या फिर एक सोसाइटी, कंपनी या बॉडी ऑफ पर्संस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया की सर्विस में वो रहना चाहता है, तो फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। अगर भारत कोई दूसरी टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, कोई मान लीजिए कोई दूसरी जमीन कहीं इंडिया से बाहर की एक्वायर कर लेता है, तो वहां पे रहने वाले लोग और उनके लिए भारत की सरकार एक ऑर्डर निकाल देगी, और वो ऑटोमेटिक उस ऑर्डर से वहां के रहने वाले लोग ऑटोमेटिक इंडिया के नागरिक बन जाएंगे। किस दिन से नागरिक बनेंगे? उस दिन से नागरिक बनेंगे जिस दिन वो ऑर्डर निकाला जाएगा। तो ये 5 प्रावधान है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए।